हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में देखेंगे क्लास 11th के अकाउंट्स के चैप्टर नंबर 1 के बारे में। ये है पार्ट 2। पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हमारा 6 पॉइंट लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। 5 पॉइंट हमने पार्ट 1 में कवर कर लिए। अब 6 पॉइंट लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की क्या लिमिटेशंस है? अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट। अकाउंटिंग जो है वो फुली एग्जैक्ट नहीं है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अकाउंटिंग में हम बहुत सारी चीजें जो रिकॉर्ड करते हैं वो अजम्पशन के बेसिस पे करते हैं, यानी कि हम सिर्फ अज्यूम कर लेते हैं कि ऐसा होगा और हम वो चीज को रिकॉर्ड कर देते हैं। जैसे एक एग्जांपल है एस्टिमेटिंग द यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट, डेप्रिसिएशन बोल सकते हैं हम। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मान लो आपके पास एक मशीनरी है, ठीक है, ये आपके लिए एसेट है। आपने ये अज्यूम कर लिया कि इस पे जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो हर साल 1 लाख का लगेगा और अगले 5 साल तक चलेगा। मतलब उस मशीन की जो लाइफ है वो 5 साल है और उस पे हर साल 1 लाख का डेप्रिसिएशन लगेगा। लेकिन ये सिर्फ अजम्पशन है, ये सिर्फ हमने अज्यूम किया है। अब क्या होता है, जरूरी थोड़ी है 5 साल ही चले। हो सकता है आपकी जो मशीन है वो 10 साल तक चले, या फिर हो सकता है वो 1 साल में ही खराब हो जाए और इस वैल्यू का फिर कोई मतलब नहीं रह जाता। आपने रिकॉर्ड कर लिया, उसको एक डेप्रिसिएशन का कॉलम बना दिया और 1 लाख रुपए आप 5 साल तक उसमें चढ़ाते चले गए। आपने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लिया। तो अकाउंटिंग जो होती है वो अजम्पशन पे भी चलती है, बहुत सारी चीजें सिर्फ अज्यूम करके रिकॉर्ड कर लेती है। और दूसरा एग्जाम्पल है प्रोवाइडिंग फॉर डाउटफुल डेट। अब प्रोवाइडिंग फॉर डाउटफुल डेट का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मान लो आप लोन प्रोवाइड करते हो और आपने 100 लोगों को लोन दिया, ठीक है, पर आपने ये अज्यूम कर लिया पास्ट हिस्ट्री पे या किसी और कोई भी रीजन की वजह से कि इस पर्सन की डेथ हो गई या कोई इंसॉल्वेंट हो गया, आपने अज्यूम कर लिया कि 100 में से 20 लोग तो लोन देंगे ही नहीं वापस। मतलब ये लोन जो आपने दिया है ये वापस आएगा ही नहीं। तो आपने अपने बुक्स में इसको रिकॉर्ड कर लिया डाउटफुल डेट के नाम से, ठीक है, आपने इसको रिकॉर्ड कर लिया कि ये पैसा वापस नहीं आएगा। लेकिन ये भी क्या है, अजम्पशन है। हो सकता है 100 में से 100 दे दे, या हो सकता है 100 में से सिर्फ 50 ही वापस करे। 20 आपने अज्यूम किया था लेकिन सिर्फ 50 नहीं दिया, तो ये भी एक अजम्पशन है। अगला आता है नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक, मान लो आप फर्नीचर बिजनेस के ओनर हो, तो आपके पास कुछ स्टॉक रखा होगा फर्नीचर का, सोफा, बेड, डाइनिंग टेबल, कुछ भी, बहुत सारा स्टॉक रखा होगा। आपने ये अज्यूम कर दिया कि आपके पास क्लोजिंग स्टॉक जो बचेगा, मतलब एट द एंड ऑफ द ईयर, मार्च में, मान लो आप अप्रैल 2019 से लेके मार्च 2020 तक का आप अकाउंट्स देख रहे हो, तो आपने ये अज्यूम कर लिया कि मार्च में आपके पास जो क्लोजिंग स्टॉक बचेगा, इन सब चीज़ों की अगर एक मॉनेटरी वैल्यू निकाल ले तो आपने अज्यूम कर लिया कि 2 लाख रुपए का आपके पास क्लोजिंग स्टॉक बचेगा और आपने क्लोजिंग स्टॉक से 2 लाख रुपए की एंट्री कर दी। लेकिन ये भी सिर्फ एक अजम्पशन है। हो सकता है 3 लाख बचे, हो सकता है 4 लाख बचे, हो सकता है 10,000 ही बचे, तो ये भी अजम्पशन थी ना। तो जो अकाउंटिंग की पहली लिमिटेशन है वो यही है कि वो पूरी एग्जैक्ट नहीं है, उसमें हम बहुत सारी अजम्पशंस भी डालते हैं। अगला आता है अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन। अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन का क्या मतलब है? इसमें क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं कि आपने एक हाउस सेल किया, ठीक है, प्रॉपर्टी डीलर हो आप और आपने एक हाउस सेल किया। आपने 10 लाख का घर 15 लाख में बेचा, ठीक है, 15 लाख में आपने सेल किया, तो आपने ये अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर दिया प्रॉफिट के नाम से कि आपको 5 लाख का प्रॉफिट हुआ हाउस सेल करने से। लेकिन अभी वो सिर्फ पेपर पर है, अभी आपको उसके पैसे नहीं मिले हैं और आपने अपनी बुक्स में उसको रिकॉर्ड कर दिया। अभी ऑन पेपर है कि आपको पैसे मिलेंगे, आपने बेच दिया, आपको पैसे मिलेंगे, मिले नहीं, और इन फ्यूचर वो पैसे आपको नहीं मिले, वो डील कैंसिल हो गई या वो फ्रॉड हो गया किसी तरीके का और आपको पैसे नहीं मिले, तो ये तो अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन होगी ना। आपने चढ़ा दिया कि प्रॉफिट हुआ और आपको कोई प्रॉफिट हुआ ही नहीं है ऐसा। तो अकाउंट्स में ऐसी इन्फॉर्मेशंस भी चढ़ाई जाते हैं।
पेपर बेस पे ही हम इंफॉर्मेशन अपने बुक्स में चढ़ा देते हैं और वो फिर इन फ्यूचर गलत प्रूफ होती है। अगला आता है अकाउंटिंग इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को इग्नोर करता है अकाउंटिंग। जैसे कि अकाउंटिंग इज कन्फाइंड टू मॉनेटरी मैटर्स, इसमें सिर्फ पैसे से रिलेटेड चीजें जो होती हैं वही इंक्लूड होती हैं, ठीक है। क्वालिटेटिव एलिमेंट लाइक क्वालिटी और स्किल ऑफ मैनेजमेंट की क्या क्वालिटी है, उसकी क्या स्किल्स है, एंड स्टाफ, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड पब्लिक रिलेशंस आर इग्नोर्ड। ये सब चीजें इग्नोर की जाती हैं। सिर्फ मनी में जितनी चीजें हो रही हैं, मनी रिलेटेड जितनी चीजें हो रही हैं वही इंक्लूड करेंगे। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को हम इग्नोर कर देंगे। अगला आता है अकाउंटिंग इग्नोर द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंज। प्राइस में जो चेंज आ रहा है अकाउंटिंग उसको इग्नोर करता है। आपने एक हाउस खरीदा, आपने हर साल उसकी वैल्यू हर साल 1 लाख रुपए से कम करते चले गए कि हर साल इसकी जो वैल्यू होगी वो 1 लाख रुपए कम होती चली जाएगी, ठीक है। आपने उसमें रिकॉर्ड कर दिया और 1 लाख का आप लॉस दिखाते चले गए हर साल। लेकिन मान लो 10 साल के बाद उसकी वैल्यू, आपने हाउस खरीदा 10 लाख का, उसकी वैल्यू हो गई 20 लाख, ठीक है। उसकी वैल्यू, आपने 10 लाख का खरीदा, वैल्यू हो गई 20 लाख। वैल्यू तो 10 लाख से बढ़ गई, लेकिन आपने तो अपने रिकॉर्ड में हर साल उसको 1 लाख कम करा, वैल्यू बढ़ गई। आपके रिकॉर्ड में उसकी वैल्यू कितनी हुई 10 लाख, लेकिन और वैल्यू 10 लाख से और बढ़ गई, उसकी वैल्यू आज की डेट में 20 लाख है। तो अकाउंट्स जो है, जो मार्केट में प्राइस लेवल चेंज हो रहा है उसको भी इग्नोर करता है। अगला अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग यानी छेड़छाड़ करना अकाउंट्स के साथ। किसके साथ? अकाउंट्स के साथ। इसका क्या मतलब है कि आपने एट द एंड ऑफ द ईयर टैक्स भरना है, तो आप अपने अकाउंट्स की बुक्स में छेड़छाड़ कर दोगे जिससे कि आपको टैक्स कम भरना पड़े। तो ये भी अकाउंटिंग का एक लिमिटेशन है कि विंडो ड्रेसिंग हो सकती है अकाउंट्स के रिकॉर्ड्स में। चलिए 7th पॉइंट है रोल ऑफ अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग का रोल क्या है। सबसे पहला है कि सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करना, मेंटेनेंस ऑफ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। जो आप रिकॉर्ड बना रहे हो, अकाउंट्स की जो बुक्स आपने रेडी करी है उसको सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करना। मान लो आपके रूल्स में बताया कि आपको ऐसे रिकॉर्ड करना है तो आपको ऐसे ही करना है, आपको ऐसे नहीं करना है, आपको ऐसे नहीं करना है, आपको ऐसे नहीं करना है, आपको ऐसे ही करना है। दूसरा आता है असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। अकाउंटिंग रिकॉर्ड जो होता है वो मैनेजमेंट के लिए असिस्टेंस की तरह होता है, जिसको स्टडी करके वो इफेक्टिव डिसीजंस ले सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी। अकाउंटिंग रिकॉर्ड से हम कंपैरिजन कर सकते हैं जो भी हमारी स्टडी हुई है। मतलब 2019 के डाटा को आप 2020 के डाटा से कंपेयर करके देख सकते हो, 2018 के डाटा से भी कंपेयर करके आप देख सकते हो कि आपकी कंपनी कहाँ स्टैंड कर रही है या क्या क्या चेंजेस की उसको ज़रूरत है। एविडेंस एंड कोर्ट, जो आपके अकाउंट्स के रिकॉर्ड्स होते हैं वो कोर्ट में एज अ एविडेंस भी दिए जाते हैं और वहाँ पे मान्य होते हैं, यूजफुल होते हैं। अब 8th पॉइंट आता है हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस। ये जब मैंने आपको अकाउंटिंग की डेफिनेशन बताई थी पार्ट 1 में, उसी टाइम समझा दिया था पूरी प्रोसेस। सबसे पहला काम होता है हमें आइडेंटिफाई करना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स को, कि कौन कौन सी बिजनेस ट्रांजैक्शन जो है वो आपके अकाउंट्स की बुक्स में रिकॉर्ड होंगी, वो आइडेंटिफाई करना। ठीक है, मैंने आपको बताया था एक बिस्किट्स का एग्जांपल देके, आप पार्ट 1 में देख सकते हो कि कैसे कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं। दूसरी चीज रिकॉर्ड करना, जर्नल्स में हम रिकॉर्ड करते हैं। जर्नल के भी सब कैटेगरी आती है, जैसे कैश बुक में जितने भी कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन हुई वो सब कैश बुक में, परचेज बुक में परचेज से रिलेटेड ट्रांजैक्शन आ जाएगी, सेल्स बुक में सेल्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन आ जाएगी, परचेज रिटर्न में वो आएगी जो चीज़ हमने खरीदी, पहले हमने परचेज करी फिर हमने वो रिटर्न कर दी, तो परचेज रिटर्न में वो ट्रांजैक्शन आ जाएगी। सेल्स रिटर्न में सेल्स रिटर्न वाली ट्रांजैक्शन आ जाएगी कि जो हमने बेची, हमने सेल करी, उसके बाद वो वापस हमारे पास आ गई। बिल्स पेबल आपके सिलेबस में नहीं है, बिल्स रिसीवेबल भी आपके सिलेबस में नहीं है, जनरल प्रॉपर भी नहीं। क्लासिफाइंग, पोस्टिंग इनटू लेजर्स, उसके बाद आपको जितने भी आपने रिकॉर्ड बनाए हैं उसको लेजर्स में पोस्ट करना।
प्रॉपर लेजर्स बनाना और उसमें पोस्ट करना। उसके बाद समराइजिंग, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट बनती है उसमें डालना। ये पूरा ईयरली बनता है, 1 साल का। इससे हमें कंपनी की स्टेटस पता चलता है कि हमारी कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है या लॉस अर्न कर रही है। एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग, इसको स्टडी करना, जो आपने ट्रेडिंग P&L बनाया, बैलेंस शीट से एनालाइज करना है कि आप कहाँ गलत हो और फिर उसको सही करना है। कम्युनिकेटिंग टू यूजर्स, जो भी आपका रिजल्ट निकल के आया वो अपने यूजर्स तक पहुंचाना है। यूजर्स कौन होते हैं अकाउंटिंग के, ये हम आगे पढ़ेंगे। 9th पॉइंट आता है हमारा ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग की कौन कौन सी ब्रांच होती है। 3 ब्रांच हमें पढ़नी है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग कौन सी होती है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को रिकॉर्ड करती है, समराइज करती है, इंटरप्रेट करती है, उसके बाद उनको कम्युनिकेट करती है, द रिजल्ट कम्युनिकेट करते हैं यूजर्स को। It determine profit earned or loss incurred during an accounting period, usually a year। जो भी हमने प्रॉफिट अर्न किया है या लॉस हुआ है हमको, वो निकालते हैं हम, जो 1 साल के अंदर हुआ होता है। एंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑन द डेट व्हेन द अकाउंटिंग पीरियड एंड, और फाइनेंशियल पोजीशन भी कंपनी की जब अकाउंटिंग पीरियड हमारा एंड हो रहा है। द एंड प्रोडक्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज द प्रॉफिट एंड लॉस। जो लास्ट में हम बनाते हैं अकाउंटिंग के, वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और हम बैलेंस शीट बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें प्रॉफिट और लॉस पता चल जाता है कि हमारी कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है या लॉस हो रहा है, और बैलेंस शीट से हमें हमारी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन पता चल जाती है। अगला आता है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम हर प्रोडक्ट की छोटी छोटी चीज़ों से रिलेटेड जिसमें भी जो कॉस्ट आ रही है वो रिकॉर्ड करते हैं। दिस ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग इज कंसर्न विद एसरटेनिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, operation, processing or activities. It is that branch of accounting which deals with recording cost with the objective of ascertaining, reducing and controlling cost, जिसमें हम cost को control करते हैं, जितनी भी cost आ रही है वो सब record करना cost accounting में आता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज द मोस्ट रिसेंटली डेवलप्ड ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, अभी डेवलप हुई है। इट इज कंसर्न विद जनरेटिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू फंड्स। यहाँ पे हम फंड से रिलेटेड, कॉस्ट से रिलेटेड, प्रॉफिट से रिलेटेड जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है उससे कंसर्न होते हैं, मतलब उसको जनरेट करते हैं। एज इट एनेबल द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, और इन सब चीज़ों की वजह से, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैनेजमेंट जो होती है वो अपना डिसीजंस लेती है। अगला आता है लास्ट टॉपिक हमारा इस पार्ट का, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। अब ये क्या चीज़ें होती हैं? बुक कीपिंग जो होता है ना, वो अकाउंटिंग का पार्ट होता है, मतलब जो भी चीज़ आएगी बुक कीपिंग में वो अकाउंटिंग का ही पार्ट है। पूरा का पूरा बुक कीपिंग अकाउंटिंग का पार्ट है। बुक कीपिंग एक अलग टर्म नहीं है, ये अकाउंटिंग का पार्ट है। द term bookkeeping and accounting, often considered as same, is not correct. The two terms are different from each other. Accounting is a wider concept and includes bookkeeping. जो bookkeeping है वो accounting के अंदर आती है। Bookkeeping क्या होता है? Bookkeeping is a part of accounting, being a process of recording financial transactions and events in the books of accounts. Thus bookkeeping involves, bookkeeping में क्या क्या चीजें आती है? आइडेंटिफाई करना, मेजर करना, रिकॉर्ड करना और क्लासीफाई करना। लेकिन अकाउंटिंग में क्या आता है? एनालाइज करना भी आता है इसके साथ साथ, और कम्युनिकेट करना भी आता है। ये दो पार्ट जो होते हैं ये बुककीपिंग के नहीं होते हैं, ये अकाउंटिंग के भी होते, ये अकाउंटिंग के अंदर आते हैं। तो ये सारे, तो ये भी अकाउंटिंग के पार्ट है और प्लस दो चीजें और ये भी अकाउंटिंग के पार्ट है, लेकिन बुक कीपिंग में सिर्फ क्लासीफाइंग तक आता है। अगला आता है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या होता है ये तो बता ही दिया था। अकाउंटिंग इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट देन बुक कीपिंग। इट स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड, जहाँ बुक कीपिंग खत्म होता है वहाँ अकाउंटिंग स्टार्ट होता है, यानी क्लासीफाई कर दिया, अब एनालाइज करना है और कम्युनिकेट करना है। इन अदर वर्ड्स बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में? स्कोप। बेसिस सबसे पहला है स्कोप। Bookkeeping is concerned with identifying financial transactions and events, measuring them in money term, recording them in the books of account and classifying them. यहाँ तक खत्म हो गया bookkeeping।
अकाउंटिंग क्या होगा? अकाउंटिंग इज कंसर्न विद summarizing the recorded transaction and events, interpreting them and communicating the results thereof. समराइज करना, उनको एनालाइज करना और फिर कम्युनिकेट करना. स्टेज क्या होती है कि ये प्राइमरी स्टेज होती है, शुरू में करते हैं, और ये सेकेंडरी स्टेज होती है, उसके बाद हम करते हैं बुक कीपिंग के बाद. ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन. फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में जो भी रिकॉर्डिंग हो रही है, जो भी रिकॉर्ड है, उसको बस रिकॉर्ड करना. द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू एसरटेन नेट रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन एंड फाइनेंशियल पोजीशन. इसका क्या ऑब्जेक्टिव होता है कि नेट रिजल्ट जानना और फाइनेंशियल पोजीशन जानना अपनी कंपनी की, और उसको कम्युनिकेट करना जो भी इंटरेस्टेड यूजर्स हैं, जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, उन तक. नेचर ऑफ जॉब क्या है? द जॉब इज रूटीन इन नेचर. ये डेली की जाती है, डेली जो भी एक्टिविटी होगी हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, और ये डायनामिक होता है नेचर में, डेली नहीं होता. मतलब परफॉर्मेंस क्या है? इट बीइंग अ रूटीन वर्क इज परफॉर्म बाय जूनियर स्टाफ. ये डेली काम होता है, इसलिए ये जूनियर स्टाफ करता है. ये साल में एक बार होगा या 2 बार होगा. इट बीइंग अ स्पेशलाइज्ड फंक्शन इज परफॉर्म बाय सीनियर स्टाफ, और ये सीनियर स्टाफ ही करते हैं. स्पेशल स्किल. बुक कीपिंग इज मैकेनिकल इन नेचर एंड thus does not require special skill. इसके लिए कोई स्पेशल स्किल की जरूरत नहीं होती. जैसे जैसे आपके पास एंट्री होती जा रही है, वैसे वैसे आपको बस रिकॉर्ड करनी है. अकाउंटिंग रिक्वायर्स स्पेशल स्किल एंड एबिलिटी टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट. देखो, अब ये जो अकाउंटिंग होती है, आपको एनालाइज करना है, आपको एनालाइज करना है कि आपको करना क्या है, तो इसके लिए आपको स्पेशल स्किल्स चाहिए होंगी. अब ये अकाउंटेंसी क्या होती है? अकाउंटेंसी होती है सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग. ये जो आप अभी कर रहे हो, इसको आप अकाउंटेंसी बोलोगे, क्योंकि आप अकाउंटिंग की नॉलेज गेन कर रहे हो कि अकाउंटिंग करते कैसे. तो अकाउंटिंग को स्टडी करना अकाउंटेंसी कहलाता है. स्टडी करना अकाउंटिंग को अकाउंटेंसी कहलाता है. अभी आप जो कर रहे हो वो आप अकाउंटेंसी कर रहे हो. क्या कर रहे हो? अकाउंटेंसी की आप स्टडी कर रहे हो अकाउंटिंग को. जब आप एक ऑफिस के अंदर बैठ जाओगे, आप एक अकाउंटेंट बन जाओगे, तब जो आप काम करोगे उसको अकाउंटिंग बोलेंगे कि अब आप अकाउंटिंग परफॉर्म कर रहे हो, आप अकाउंटिंग कर रहे हो. अकाउंटेंसी इज अ सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग. अकाउंटिंग की सिस्टमैटिक नॉलेज होती है अकाउंटेंसी. इट एक्सप्लेन हाउ टू डील विद वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग. ये बताती है कि जो अकाउंटिंग के वेरियस एस्पेक्ट्स होते हैं उनसे कैसे डील करते हैं. इट एजुकेट्स अस हाउ टू मेंटेन द बुक ऑफ अकाउंट एंड हाउ टू समराइज द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेट इट टू द यूजर्स. ये हमें सिखाती है कि कैसे मेंटेन करना है अकाउंट्स की बुक को, कैसे समराइज करना है, और कैसे जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमें लेनी है और कम्युनिकेट करनी है यूजर्स तक. तो अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी क्या होती है? अकाउंटेंसी इज अ नॉलेज वेयर एज अकाउंटिंग इज द एक्शन और प्रोसेस. अकाउंटेंसी जो है वो नॉलेज है, आप स्टडी कर रहे हो, और अकाउंटिंग क्या है? वो एक्शन है, प्रोसेस है कि अब आप अकाउंटिंग कर रहे हो, यहाँ बैठ के आप अकाउंटिंग कर रहे हो. Accounting process is carried out on the basis of the rules and principles framed by accountancy. अकाउंटिंग प्रोसेस हम कैसे करते हैं? जो भी अकाउंटेंसी ने हमें रूल्स और प्रिंसिपल्स बना के दिए हैं वो फॉलो करते हैं हम अकाउंटिंग में. Thus it may be said that accountancy is knowledge of accounting and accounting is the application of accountancy. अकाउंटेंसी जो है वो अकाउंटिंग की नॉलेज है, और अकाउंटेंसी जो है वो अकाउंटिंग की एप्लीकेशन, अकाउंटिंग जो है वो अकाउंटेंसी की एप्लीकेशन है. तो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और पार्ट 3 जरूर देखना.